नवरात्र के पावन पर्व पर आप सभी मित्रों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। अहिरौला क्षेत्र में मीडिया कार्यालय का उद्घाटन सोमवार को क्षेत्र के सम्मानित अनुभवी तथा समाज के प्रतिष्ठित हस्तियों में से एक अनिल सिंह असिलाई द्वारा फीता काटकर किया गया। उनके साथ क्षेत्र के अन्य गणमान्य एवं सम्मानित लोग भी उपस्थित रहे। सभी लोगों ने क्षेत्र के इस मीडिया कार्यालय की सराहना की और भरोसा करते हुए उम्मीद जताया कि इससे क्षेत्र के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। गरीब तथा असहाय वर्ग जो अपनी बात को परेशान होते हुए शासन तक नहीं पहुंचा पाते हैं, उनके लिए यह एक माध्यम का कार्य करेगा और इससे क्षेत्रवासी अवश्य लाभान्वित होंगे। आवासीय व अहिरौला थाना क्षेत्र में स्थित थाने के सभी कर्मचारियों एवं थानाध्यक्ष के द्वारा भी इसकी शुरुआत की प्रशंसा की गई और उनका यह भी मानना है कि मीडिया के द्वारा उनके भी कार्यों में सहयोग अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि कुछ समाचारों के समय से जानकारी ना होने पर पीड़ित व्यक्ति को सहयोग नहीं मिल पाता है, परंतु मीडिया के द्वारा इन समस्याओं को प्रकाश में लाने से हम तत्परता से समाज को लाभ पहुंचा पाते हैं और अपनी कर्तव्य निष्ठा को ईमानदारी से निभा पाते हैं। क्षेत्र के व्यापारियों तथा आम जनता के द्वारा इस मीडिया कार्यालय को शुभारंभ एवं शुभकामनाएं मिली और उन्होंने भी आशा जताई है कि इस कार्यालय के माध्यम से लोगों को सहायता अवश्य मिलेगी। आइए सुनाते हैं कि उद्घाटनकर्ता ने क्या कुछ कहा। अहिरौला चौक में मीडिया कार्यालय खुला है। ये मीडिया कार्यालय खुलने से क्षेत्र की जनता को क्या लाभ होगा? आज सीबीआई कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। माननीय पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनिल सिंह ने किया है उद्घाटन। कार्यालय के अभाव में यहाँ की जनता भटकती थी, अपनी जो थाने में, ब्लॉक में, तहसील में कहीं जाते थे, उनकी समस्या नहीं सुनी जाती थी। मीडिया के लोग उनको उजागर करते थे। कोई कार्यालय ना होने के कारण समस्या होती थी। आज जो कार्यालय खुला है, इससे यहाँ के लोगों को अपनी समस्या को वहाँ तक पहुँचाने के लिए एक निश्चित स्थान हो गया है, जिससे कि अपनी समस्या को बताएंगे और मीडिया के माध्यम से उसको उजागर होगा। अधिकारी भी उसको ध्यान देंगे। जो निरीह व्यक्ति का कोई काम नहीं होता था, इसके माध्यम से उनको सुविधा होगी। अभी लगभग जिले में ही कार्यालय रहता था, 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, इसलिए और कुछ बताइए। और जिम्मेदारी बढ़ गई यहाँ के लोगों की। आप लोगों की जिम्मेदारी, पत्रकार बंधुओं की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब हमेशा यहाँ 10-5 लोग आते जाते रहेंगे समस्या को लेकर के, और जो लोग आगे बढ़ जाते थे अपनी समस्या को लेकर के, अब सीधे अहिरौला कार्यालय पर ही अपनी बात को रखेंगे और उनको सुविधा होगी और उनकी समस्या का निदान आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से निश्चित होगा। ये सुविधा यहाँ के लोगों को मिलेगी। जो यहाँ का अभाव था, यहाँ कोई कार्यालय नहीं था। खबर आपको आजमगढ़ के अतरौलिया से दिखा रहे हैं, जहां पर नगर पंचायत के गोला क्षेत्र में मूर्ति समितियों व मुस्लिम संगठनों के बीच शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। अतरौलिया में लगने वाला मेला 9, 10, 11 व तारीख को रहेगा। आपको बता दें कि अतरौलिया नगर पंचायत के गोला क्षेत्र में मूर्ति समितियों व मुस्लिम संगठनों के बीच शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर पंचायत के व्यापार मंडल के अध्यक्ष नवनीत जायसवाल ने की तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर पंचायत के चेयरमैन सुभाष जायसवाल व पूर्व चेयरमैन रामचंद्र जायसवाल भी थे। अतरौलिया दुर्गा पूजा का मेला शरद पूर्णिमा को होता है। उसी दिन बराफात का पर्व पड़ने से दोनों समुदायों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। अतरौलिया प्रभारी थानाध्यक्ष द्वारा शांति समिति की बैठक के बीच इसका रास्ता निकालते हुए यह तय किया गया कि बराफात का जुलूस ई रिक्शा व ठेले आदि के माध्यम से 8 तारीख को निकाला जाएगा तथा दुर्गा पूजा समिति पूर्व की भांति अपने पंडालों तथा लाइट आदि की सजावट करेंगे। बैठक में दोनों समुदाय लोगों द्वारा सर्वसम्मति में इस व्यवस्था पर अपनी सहमति जाहिर की। अतरौलिया में लगने वाला मेला 9, 10, 11 तारीख तक रहेगा। दुर्गा पूजा के दौरान विसर्जन में रामबरन चौक मूर्ति पूरब पोखरी पर जाकर जहां अपने श्रद्धालुओं की आरती कराकर पुनः वरन चौक पर आएगी तथा सारी मूर्तियों समितियों 12 तारीख को शाम 5 से 7 के बीच अपनी मूर्ति विसर्जन के लिए निकालने होंगे। आइए सुनाते हैं कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष नवनीत जायसवाल ने क्या कुछ कहा। आज अतरौलिया में गोला में दुर्गा मूर्ति के लिए विसर्जन के लिए एक मीटिंग की गई। बैठक के क्या दिशा निर्देश दिए गए, एसओ साहब ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं, उसके बारे में बताइए। अतरौलिया मेला जो कि शरद पूर्णिमा पर लगता है, उसके लिए कुछ
जो है डेट का समय का ये थोड़ा सा वो दिक्कत था, जिसमें मुस्लिम लोगों का बराफात और हम लोग का पूर्णिमा का मेला का डेट आसपास में हो गया था। उसी के संबंध में कि दोनों पक्षों में कुछ टकराव ना हो और किस तरीके से भाईचारे के बीच दोनों चीज़ संपन्न कराई जाए, उस विषय में ये चर्चा था, जो कि एक शांतिपूर्वक दोनों पक्षों ने अपने तरीके से बताया कि हम इतना ये करेंगे, उस तरीके से शांति से पूर्ण हो जाएगा। क्या दिशा निर्देश दिए गए विसर्जन के लिए, मूर्ति बैठाने के लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए, पंडालों के पास क्या क्या रखने के लिए दिशा निर्देश दिए गए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जितने भी मूर्ति समितियां हैं उनको ये सबसे ज़्यादा कि वहाँ पे आग वोग से बचने के लिए बालू और बाल्टी रखना है और सिलेंडर, जिससे हम लोग कहीं पे भी आग लग जाए तो उसको बचा जा सके, और जितने भी तारे हैं उसको टेपिंग के माध्यम से सब कुछ रहे कि कोई तार खुला ना रहे, और विसर्जन के समय सब लोग एक दूसरे का साथ दें और क्रमबद्ध तरीके से सब लोग चले, ताकि मार्केट में किसी भी प्रकार का झगड़ा या बवाल ना हो। मेला कितने दिन रहेगा, किस तारीख से स्टार्ट होगा, इसके बारे में बताइए। मेला जो है ये शरद पूर्णिमा के दिन से 3 दिन चलेगा, 9, 10, 11 और 12 तारीख को यहाँ विसर्जन होगा। आजमगढ़ के अतरौलिया से दिखा रहे हैं, जहां पर अब छात्रों को अध्ययन करना हुआ आसान। अतरौलिया में भी खुल गया मां सरस्वती लाइब्रेरी। आपको बता दें कि अतरौलिया रोडवेज के समीप पंजाब नेशनल बैंक परिसर में विद्यार्थियों की सुविधा को देखते हुए लाइब्रेरी खोली गई, जिसका उद्घाटन केशवपुर कुटी के महंत भरत दास द्वारा मंगलवार को फीता काट कर किया गया। लाइब्रेरी के संचालक रामदरस यादव ने बताया कि आज भी ग्रामीण अंचल में तमाम पढ़ने वाले ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको सुविधाओं व गरीबी की वजह से न तो पर्याप्त रोशनी उपलब्ध हो पाता है और न ही इंटरनेट की बेहतर सुविधा मिलती है। ऐसे बच्चे जिनका अध्ययन कार्य बाधित न हो, इसी को ध्यान में रखते हुए लाइब्रेरी की नींव रखी गई है। लाइब्रेरी खुलने से क्षेत्र के विद्यार्थियों में एक खुशी की लहर भी दौड़ पड़ी है। विद्यार्थियों का कहना है कि घर पर अध्ययन करने में तमाम असुविधाओं व कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इस लाइब्रेरी में हम लोगों को पठन पाठन और सुगम होगा। विद्यार्थियों ने कहा कि लाइब्रेरी गरीब बच्चों के लिए एक सपना साकार होने जैसा मंजिल है। संस्था के देवी प्रसाद पांडे ने बताया कि विद्यार्थी के सभी सुविधाओं को देखते हुए इसे खोला गया है। कमरों में फुल एसी, इंटरनेट की सुविधा, पर्सनल केबिन, शांत वातावरण, न्यूज़पेपर की सुविधा, 85 सीटों के इस लाइब्रेरी में होने के लिए वाईफाई के साथ अध्ययन की सुविधा है। क्षेत्र के इस लाइब्रेरी के खुलने से युवाओं में काफी उत्साह है। वह सुनाते हैं कि संस्था के देवी प्रसाद पांडे ने क्या कुछ कहा। अतरौलिया क्षेत्र में लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है। जी हाँ। ये लाइब्रेरी क्या है, उसके बारे में बताइए। विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए बेहतर सुविधाएं गांव में उपलब्ध नहीं हैं, तो उसके सुविधा के लिए हमने ये लाइब्रेरी शुरू किया है। इसमें विद्यार्थी अपनी कंपटीशन की पुस्तकें ला करके यहाँ अध्ययन कर सकते हैं। क्या क्या सुविधा है विद्यार्थियों के लिए, और ये आपका दिमाग में कहाँ से आया कि इस तरह से अतरौलिया ग्रामीण क्षेत्रों में ही खोला जाए? ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभागी लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छी सफलता ला रहे हैं, लेकिन संसाधनों के अभाव में कहीं न कहीं ऐसा लगा कि वो वंचित रह जाते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो वो सुविधा हम ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों को वातानुकूलित वातावरण में बैठकर पढ़ने की सुविधा होगी, फ्री वाईफाई होगी, कंफर्टेबल कुर्सियाँ हैं जिस पर बैठ कर 4 घंटे 5 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं, शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा। ये सारी सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध हैं। कैसे आपको दिमाग में कहाँ आया कि ये चीज़ यहाँ खोला जाए? मां सरस्वती फाउंडेशन ट्रस्ट अपना एक NGO है, उसके माध्यम से हम लोगों ने सोचा कि ये विद्यार्थियों के लिए सुविधा है। इसके पहले बड़े शहरों में से प्रयागराज में है, लखनऊ में है, आजमगढ़ में है, अकबरपुर में है, लेकिन नज़दीक में कहीं ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो हम लोगों ने ये विचार किया कि इसको खोला जाए। मां सरस्वती फाउंडेशन की तरफ से मां सरस्वती लाइब्रेरी। कितनी सीटें हैं आपको बैठने की, और कितने बजे तक खुला रहेगा जी? इसकी सुविधा अभी वर्तमान समय में सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक है, और अभी सीटें 85 सीटें हैं उपलब्ध हमारे पास। इसमें बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं विद्यार्थी। लड़के लड़कियों के क्या सुविधा है? लड़कियों के इसके लड़कों के लिए अलग केबिन है और लड़कियों के लिए अलग केबिन की व्यवस्था की गई है। उनके सारे चीज़ें व्यवस्थाएं अलग हैं, सेपरेट वॉशरूम भी है उनका, और अलग सारी सुविधाएं की गई हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से CCTV कैमरा लगा हुआ है और पार्किंग की बेहतर व्यवस्था हमारे पास। और आजमगढ़ से है, जहां शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन रैदोपुर दुर्गा मंदिर पर अशोक यादव सह परिवार, पवन पांडे, धीरज यादव, दीपक, प्रभात, प्रमोद, विपुल समेत तमाम समाजवादी साथियों समेत हवन पूजन कर नेताजी को जल्द स्वस्थ होने की कामना मां दुर्गा से की। हवन पूजन में अशोक यादव पत्नी अंजलि सिंह यादव, बेटी अस्मिता यादव, बेटा अश्विन यादव। अंजलि सिंह यादव मूल रूप से इटावा की रहने वाली हैं और उनके नाना स्वर्गीय उदय प्रताप सिंह का नेताजी से बड़ा घनिष्ठ संबंध था, इसलिए वो 24 घंटे का निराजल उपवास भी रखी थी।
सभी ने नेताजी के स्वस्थ होने की कामना की। और क्या कुछ कहा अशोक यादव, निर्वर्तमान जिला प्रवक्ता आजमगढ़ ने, सुनिए। हवन पूजन किया है तो क्या उद्देश्य है इसका? मैं अशोक यादव, समाजवादी पार्टी का निवर्तमान जिला प्रवक्ता आजमगढ़। और चूँकि आप लोग देख रहे हो कई दिनों से नेताजी की तबीयत काफ़ी क्रिटिकल है और पूरे देश में उनके लिए पूजा, प्रार्थना, नमाज, हर धर्म के लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि नेताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हों। और इसी क्रम में क्योंकि हमारी पत्नी धर्मपत्नी अंजलि यादव जी जो भी इटावा की रहने वाली हैं, तो उन्होंने भी हमें कहा कि नेताजी के लिए चलिए हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं। तो आज सुबह जो है हम बाकायदे जो व्रत के साथ जो है हम लोग यहाँ दुर्गा जी के मंदिर में नेताजी के स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे हवन पूजन का कार्यक्रम रखा गया। हमारे तमाम साथी पवन पांडे जी हैं, भैया हैं और तमाम साथी की फैमिली हम लोग जो है यहाँ नेताजी के लिए भगवान से, देवी माँ से, नवरात्र के पवित्र महीने में माँ देवी से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि नेताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हों। यही हमारी कामना है और इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए। क्योंकि आप लोग जैसा कि जानते हैं क्योंकि राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन पूरे देश में अगर शहीद सैनिकों को राजकीय सम्मान देने का काम किसी ने किया है, शोषितों को, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार देने का काम किसी ने किया है तो माननीय नेताजी ने किया है और उनकी समाजवादी सोच ने किया है। तो हम लोग चाहते हैं कि नेताजी सही हो जाए, ठीक हो जाए और हमेशा हम लोगों के साथ उनका आशीर्वाद बना रहे और उनका संरक्षण प्राप्त हो। इसीलिए हम लोग यहाँ पे पूजा याचना की, हवन पूजन की। तो खबर आजमगढ़ के मेहनगर से दिखा रहे हैं, जहां पर आवास आने के बावजूद भी गरीब महिला का नहीं बन पा रहा मकान। आपको बता दें आजमगढ़ के जनपद मेहनगर थाना क्षेत्र गौरा गांव निवासी संतराजी पत्नी रमेश मौर्य जो एक की गरीब असहाय महिला है, जिसका आवास काफी समय पहले आया हुआ है, फिर भी इनके मकान का निर्माण नहीं हो पा रहा है। संतरा पत्नी रमेश मौर्य का आरोप है कि कुछ दबंग किस्म के लोग मेरा घर बनाने से रोक रहे हैं। मैं एक असहाय महिला हूँ, जब मेरा मकान रोका गया है, हमने इसकी सूचना थाना तहसील पर दी है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं बेबस हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरे मकान की स्थिति बहुत ही जर्जर है, कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको लेकर इसी मकान में रहती हूँ। दबंग किस्म के लोग यदि मैं मकान बनवाने के लिए जाती हूँ तो मारपीट पर उतारू हो जाते हैं, मारने पीटने की धमकी भी देते हैं, जिससे मैं बहुत ही परेशान हूँ। मैं शासन व प्रशासन से निवेदन करती हूँ कि मेरी सुनवाई हो, मेरी समस्या का समाधान किया जाए। संतरा जी कहाँ घर है? गौरा में नगर। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारा घर ना बन पावा था, आवास आया ना बन पावा था। किस वजह से? मन बड़ हमारे लोग ना बने देते। इसकी सूचना आप किसी को दी थी? हाँ, थाने पे देले रही, तहसील पे देले रही, क्या सुनवाई ना करत है। कोई सुनवाई नहीं हो रही आपकी? नहीं। अच्छा, आप क्या मतलब जब घर बनाना जाती हैं, घर बनाने तो क्या समस्या लोग कैसे क्या कहते हैं लोग? हम गरीब है, हमारे पास क्यों ना है, हम सब मारे उठाला, लड़का का मार गया था, दूसरे पागल हम नानों को मारे उठी, हमारे मर्द भी पागल हम महिला हमारी सुनवाई क्यों ना करत है। अच्छा, हम बोलती हैं तो मारपीट पे उतारू हो जाते हैं? हाँ, हम मार गए, हम मल्लू सब अभी। अच्छा, तो आपका आवास कितना दिन हो गया है हुए? हमारा आवास आइले साल भर हो गया। फिर भी कोई सुनवाई आपकी नहीं, मकान नहीं बना बढ़िया? साल भर से हम परेशान है, हमारे घर आके देखल जाए, हमारे घर कुल गिरत पड़त है, हम कहाँ रही बतावल जाए। तो क्या आप सरकार, आप क्या कहना चाहती हैं, सरकार से क्या कहें? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा मकान बनवाए दें। आवास आया आपका, बन नहीं पा रहा? आवास आ गया, हमारे बना ना देता लोग। ठीक। इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको आजमगढ़ से, जहां थाना निजामाबाद के ग्राम गंधवी कोल्ड स्टोर के पास हुई पुलिस मुठभेड़ में लूट छिनैती करने वाला फरार चौथा अपराधी गणेश घायल व गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें अवैध असला, कारतूस व लूट के रुपए बरामद भी कर लिए हैं। इस संबंध में क्या कुछ कहा अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने, सुनिए। आज सुबह लगभग 7:30 बजे निजामाबाद पुलिस व बदमाश के बीच में गंधवी कोल्ड स्टोरेज के पास मुठभेड़ हुई है, जिसमें गणेश नाम का अपराधी जो थाना सराय मीर का रहने वाला है घायल हुआ है। यह अपराधी लूट, छिनैती व नकबजनी के 5 मामलों में थाना निजामाबाद से वांछित चल रहा था। पुलिस को ये सूचना लगी कि एक अपराधी ने गंधवी कोल्ड स्टोरेज के पास देखा गया है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा एरिया की घेराबंदी करी गई और जब पुलिस टीम एक खंडर के पास पहुंची है, तब खंडर की आड़ लेते हुए इस शातिर अपराधी के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग प्रारंभ कर दी गई।
पुलिस के द्वारा इस आदमी को चेतावनी दी गई और आत्मरक्षा व नियंत्रित फायरिंग करी गई, जिसमें गणेश नाम के इस अपराधी के पैर में गोली लगी है व इसको उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। पुलिस टीम को इस अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत करने हेतु संस्तुति की जा रही है। खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर महाराजगंज पुलिस ने पूजा पंडालों का निरीक्षण किया है। अग्नि सुरक्षा के दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, शारदीय नवरात्र के अवसर पर बनाए गए दुर्गा पंडाल की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर महाराजगंज पुलिस काफी चौकसी बरत रही है। आपको बता दें कि भदोही जिले के एक पंडाल में लगी आग की घटना ने प्रशासन के कान खड़े कर दिए हैं, जिसके चलते प्रशासन दुर्गा पूजा पंडालों की अग्नि सुरक्षा को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वहीं महाराजगंज थाना प्रभारी कमलकांत वर्मा व हल्का इंचार्ज आशुतोष मिश्र कस्बे में बने दुर्गा पंडाल में आवश्यक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का निरंतर निरीक्षण के साथ साथ कमेटी के लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। इस दौरान कमेटी के लोगों को 2 फायर एक्सटिंग्विशर सदैव कार्यशील दशा में बनाए रखने के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। पंडाल में निकास एवं प्रवेश द्वारों पर 200 लीटर क्षमता के पानी के ड्रम रखने को कहा गया है। उन्होंने कमेटी के लोगों से सुरक्षित स्थान पर 10 घन फीट बालू की व्यवस्था बनाए रखने तथा बालू स्टॉक के पास एक बेलचा की व्यवस्था एवं जगह जगह धूम्रपान निषेध पट्टी का प्रत्येक दशा में लगाया जाना अनिवार्य बताया। उन्होंने दिशा निर्देश का पालन न करने तथा किसी भी प्रकार की अगलगी की घटना होने पर पंडाल संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की बात भी कही। खबर आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर बुढ़नपुर नगर पंचायत में नवज्योति आई हॉस्पिटल द्वारा निशुल्क शिविर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों आंख के मरीजों का निशुल्क परीक्षण किया गया, साथ ही निशुल्क दवा भी वितरित की गई। आपको बता दें कि नेत्र सर्जन डॉक्टर प्रेम प्रकाश दुबे द्वारा बुढ़नपुर नगर पंचायत में नवज्योति आई हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि यहां पर निशुल्क आंख की दवा और ऑपरेशन सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ सभी अंत्योदय कार्ड धारक एवं आयुष्मान योजना के कार्ड धारकों व सभी गरीबों का निशुल्क ऑपरेशन और इलाज किया जाता है। डॉक्टर विदुषी दुबे ने बताया कि हमारे यहाँ ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा किया जाता है। मरीजों को बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाती है। नवज्योति आई हॉस्पिटल का एक ही उद्देश्य है, लोगों की जीवन में प्रकाश फैलाना। इस अवसर पर संतोष सिंह, अरविंद सिंह, पंकज तिवारी, रमेश प्रजापति, अंकित गुप्ता, अनिल गुप्ता, सुनील गुप्ता, हौसला प्रसाद, सूर्यकेश, सुरेश, हेलो सर्वेश, दिनेश, रामायण सिंह, रामायण सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। लोगों ने अपनी आंख की जांच करवाकर दवा भी ली। डॉक्टर प्रेम प्रकाश दुबे ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं डॉक्टर विदुषी दुबे, मैंने MBBS अपना KGMU लखनऊ से किया है और MS की डिग्री जनरल सर्जरी में मैंने मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद से किया है। और अभी तो मैं डॉक्टर साहब के साथ यहाँ पे इसी आँख के अस्पताल का ही देख रेख करूँगी। इसमें एक चीज़ मुझे ये बताना था कि ये जो स्कीम होती है गवर्नमेंट की, इसके कुछ इसमें फ़िक्स होता है कि हम कौन सा लेंस डालेंगे, जो सरकार में अवेलेबल कराती है, जिसमें फ्री के तहत होता है। बट डॉक्टर साहब का रिकॉर्ड है कि ये फेको द्वारा भी करते हैं, जिसमें बिना चीरा, बिना सुई के केवल टॉपिकल आई ड्रॉप डाल के भी अच्छी और प्राइम सर्जरीज करवा सकते हैं लोग। तो उसका सेंटर बस्ती में है। यहाँ जैसा सेंटर अपना डेवलप करेगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे भी वो चीज़ करेंगे। नहीं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखूँ, मैं प्रॉपर जनरल सर्जन हूँ, तो मेरा तो वो स्ट्रीम अलग है। ये मेरे हस्बैंड है, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा हेल्प करूँगी। जैसे यहाँ पे अवेलेबल होने की बात, तो मतलब कैसे डॉक्टर्स यहाँ अवेलेबल रहेंगे? यहाँ अवेलेबल डॉक्टर्स, हाँ, यहाँ पे ऑप्टोम्स होंगे जो डिप्लोमा इन नेत्र परीक्षक होंगे, वो होंगे। और कोई इमरजेंसी होगा तो यहाँ से 1.5 घंटे की दूरी पे ही है बस्ती हमारा, 1 से सवा घंटे। और ऑप्थेल में वैसे इमरजेंसी कुछ होती नहीं, और सप्ताह में 3 दिन। जैसे हम मेन सेंटर से हट करके हम तो दूसरा सेंटर खोलते हैं, जी जी, वो तो हो जाता है, लेकिन जैसे खुलने के बाद लोगों को तरह तरह की समस्याएं होती हैं। जैसे 6 मीटर वहीं चले गए, उससे हम कई बार चक्कर काट रहे हैं। यहाँ खुलने से पहले हमने काफ़ी एग्जामिनेशन किया था, लोगों से बातचीत की थी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई अस्पताल है नहीं, कराने के लिए अयोध्या जाते हैं। जी जी जी, पेशेंट बेसिकली अब दिल्ली चला जाएगा, नेपाल भी चले जाते हैं चश्मा लेने के लिए, ऑपरेशन कराने के लिए। जी, मैं कह रहा हूँ कि आपकी उप शाखा है,
ऐसा ना उपेक्षित शाखा हो जाए, जैसे लोग अपना आ करके यहाँ ये फुल हो भरोसे बंद हो जाए और आपके चक्कर में महीनों घूमते रह जाए और पता चला कि न वहाँ गए न यहाँ आ पाए। कभी कभी व्यस्तता आदमी के पास इतना ज़्यादा है कि तो ये हमारी दूसरी शाखा नहीं है, पहली बात मैं ये क्लियर करना चाहूँगी। हमारी दूसरी उप शाखा जो है वो हमारे ही घर पे है, जो कि बिहार में है। हम प्रत्येक सप्ताह वहाँ जाते हैं 50 से 60 सफल ऑपरेशन करके। हम ऑपरेशन करेंगे हम तो वहाँ जिम्मेदारी भी तो लेंगे उसकी। अगर हम अस्पताल खोलेंगे तो जिम्मेदारी भी। और ये रजिस्टर्ड हॉस्पिटल होगा यहाँ का। रजिस्टर्ड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जी गवर्नमेंट भी अस्पताल चल रहे हैं, रन कर रहे हैं, सारी जी चीज़ें चल रही हैं। जी लेकिन होता क्या है कि जैसे जो मरीजों को फैसिलिटी की बात की जाती है, जी वो चीज़ें मिलेंगी कि नहीं? बिल्कुल मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी, वो तो साइट लेने जरूर आइए। हमारा नाम डॉक्टर प्रेम प्रकाश दुबे है और ये हमारी वाइफ हैं, इनका नाम विदुषी दुबे है। हमारे अस्पताल नवज्योति आई हॉस्पिटल का आज इनॉग्रेशन है और ये बुढ़नपुर में आजमगढ़ में पड़ता है और हमारी मुख्य शाखा जो है वो बस्ती ज़िले में है, जहाँ पे हम विगत 4 वर्षों से सबसे ज़्यादा सफल ऑपरेशन करने का हमारे नाम पर रिकॉर्ड है। और आयुष्मान भारत के अंतर्गत हमें वहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 4 बार सम्मानित किया गया है विगत 4 वर्षों से। तो ये हमारा जो द्वितीय शाखा है ये आजमगढ़ ज़िले में हम लोगों ने खोला है ताकि यहाँ पे गरीब जनता के लिए हम लोग सेवा कर सकें, उनका मुफ्त ऑपरेशन कर सकें। ऑपरेशन जो है हमारे 2 योजनाओं के अंतर्गत होता है। एक जिला अंतर कार्यक्रम योजना है जिसके तहत मरीज जो है सिर्फ आधार कार्ड लाने से ही उसका ऑपरेशन हो जाता है, आँख खुल जाता है और वो पूरे तरीके से निःशुल्क है, ना तो उसका ऑपरेशन का। हम जानना चाहते हैं कि जैसे इसके पहले आपने बस्ती बताया, जी आपकी जैसे जो आप पेशे में हैं, आपने कौन सी डिग्री लिया है? और जी हमारी डिग्री MBBS और MS की है, ठीक है। नेत्र सर्जन में हूँ और वाइफ मेरी जो है वो जनरल सर्जन है। ये भविष्य में भी यहाँ जी दोनों लोग डॉक्टर हैं और हमारा कम से कम 25,000 सर्जरी करने का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो पिछले 4 सालों से तो हम लोग वहाँ बस्ती ज़िले में काम कर ही रहे हैं। बस्ती के साथ साथ हम लोग सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, जी लेकिन हम लोग बनारस से भी हमारा कनेक्शन है, वहाँ भी हम लोग रहते हैं। बनारस में हमारा घर है, निवासी बिहार के हैं, लेकिन यहाँ पे यूपी में बनारस में रहते हैं। हाँ बनारस में रहते हैं। और शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है? शिक्षा दीक्षा भी हमारा बिहार से हुआ है, MGM यूनिवर्सिटी से हुआ है, ठीक है। और बुढ़नपुर आने का माध्यम क्या हुआ? बुढ़नपुर में जैसे अम्बेडकर नगर तक हम लोग कैंप करते थे। हमारे पास आजमगढ़ के बहुत सारे मरीज बोलते थे कि वहाँ भी आप अपना शाखा खोलिए, ठीक है, वहाँ भी लोगों को लाभ मिले योजना का। इसलिए हम लोग यहाँ अस्पताल खोले क्या कि गरीब लोग यहाँ बहुत ज़्यादा है जिनके पास योजना है और जो यहाँ आजमगढ़ में मुझे लगता है आयुष्मान भारत के अंतर्गत और कोई आँख का ऑपरेशन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कि प्राइवेट प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन गरीब लोगों के लिए कोई सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारा यहाँ आने का मकसद यही है कि हम गरीब जनता तक पहुँचे और उनका फ्री में उपचार कर सकें। आजमगढ़ के अतरौलिया में नव दुर्गा पूजा समिति द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 8वें दिन सुदामा चरित्र और राजा प्रशिक्षित की कथा में सैकड़ों की संख्या में श्रोता पहुंचे हैं। बता दें कि क्षेत्र के गोरहरपुर में चल रहे 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 8वें दिन भारी संख्या में श्रोता कथा स्थल पर पहुंचे, जहां मां दुर्गा की आरती के साथ ही पंडित चंद्रेश दास जी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत और राम कथा का सुंदर वर्णन किया गया। सोमवार की कथा में पुरुष व लड़कियां सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण किया। कथा व्यास पंडित चंद्रेश दास महाराज ने सुदामा चरित्र और राजा प्रशिक्षित के मोक्ष की कथा सुनाकर लोगों को मंत्र मुक्त कर दिया। देर रात तक महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने भक्ति गीत और झांकी के माध्यम से उत्सव मनाया। कथा व्यास ने राजा प्रशिक्षित के मोक्ष पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। कथा रात 10 बजे तक आरती के साथ ही भव्य राधा कृष्ण और सुदामा की झांकी के साथ ही भजन संकीर्तन भी चलता रहा। इस अवसर पर ग्राम वासियों ने दूर दूर से आए हुए श्रोताओं का आभार व्यक्त किया। आइए सुनाते हैं कि पंडित चंद्रेश दास जी महाराज ने क्या कुछ कहा। यह आयोजन नवरात्रि के प्रथम दिन से 26 सितंबर से प्रारंभ हुआ था और आज कथा का समापन दिवस था। समापन दिवस की कथा में सुदामा चरित्र की कथा सुनाई गई और महाराज परीक्षित जी के मोक्ष की कथा सुनाई गई। समस्त ग्रामवासियों सबके सहयोग से कार्यक्रम बहुत सुंदर दिव्य कार्यक्रम हुआ और आज विश्राम दिवस की कथा कल यहाँ देवी जागरण का भी कार्यक्रम रखा गया है।
समस्त ग्रामवासी बहुत ही उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, कथा श्रवण किए। क्षेत्रवासी, नगरवासी सब लोग आए, इस कथा में सम्मिलित हुए और बहुत ही अच्छा सहयोग रहा सबका। लोक कल्याण के लगातार आप द्वारा कथा की जा रही है, क्या रिस्पांस मिला है, क्या लगता है लोगों में रुझान है? सनातन के प्रति प्रेम बढ़ा है सबका। सब लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए भागवत धर्म का प्रचार प्रसार, भगवान की कथा का प्रचार, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार प्रसार हमारे द्वारा क्षेत्र में जगह जगह, अन्य जिलों में, प्रदेश के कई जिलों में होता है, जिससे लोगों को भागवत धर्म का ज्ञान हो, सनातन के प्रति प्रेम और आस्था बढ़े। बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको आजमगढ़ से, जहां अज्ञात बाइक सवार ने युवक को टक्कर मार दी है। गंभीर रूप से युवक जख्मी हो गया। आपको बता दें कि बीती रात क्षेत्र के केसरी सिंह चौक पर अज्ञात तेज रफ्तार बाइक सवार ने सड़क के किनारे खड़े 13 वर्षीय बालक को जोरदार टक्कर मार दी तथा बाइक को वहीं छोड़कर फरार हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग एकत्रित हो गए। वहीं भाजपा नेता विवेक कुमार जायसवाल भी घटनास्थल पर पहुंच गए तथा 108 नंबर एम्बुलेंस को इसकी सूचना दी और घायल युवक को नज़दीकी शहीद राजा जयलाल सिंह सौसैया अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने युवक की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल युवक बादल पुत्र महेंद्र, उम्र लगभग 13 वर्ष, जो खानपुर फतेह अतरौलिया का निवासी है, बीती रात घर के बाहर खेल रहा था कि तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। वहीं घायल होने की सूचना पर परिजन भी मौके पर अस्पताल पहुंच गए हैं। समाचार लिखे जाने तक पीड़ित की तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई थी। आइए सुनाते हैं कि घायल के परिजन ने क्या कुछ कहा। बबलू सोनकर, कहाँ के निवासी हैं? अतरौलिया नगर पंचायत। कैसी घटना घटी थी, इसके बारे में बताइए पहले। ये जो है ये बहुत रफ्तार में मोटरसाइकिल आ रही थी, दोपहिया, जो कि बच्चे को बहुत तेज से टक्कर मारी और आनन फानन में हम लोग लेकर बच्चे को भागे हैं। और वो एक्सीडेंट जो किया है वो खर्चा वाहन करने के लिए तैयार है, मगर अभी उसके पास बजट नहीं है कि इस स्थिति पे कि वो बच्चे को आगे तक। आप लोग सुलह कर रहे हैं कि वो खर्चा देने के लिए तैयार है? नहीं, हम सुलह नहीं कर रहे हैं। हम क्यों सुलह करेंगे भाई? पहले हमारा बच्चा हमारा सही हो, तब बाद में हम डिसीजन लेंगे, सुलह करेंगे कि या नहीं करेंगे। अभी बच्चे की स्थिति क्या है? स्थिति बच्चे की सही नहीं है। खबर आजमगढ़ से है, जहां आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की सक्रियता देख बुढ़नपुर इकाई में 2 नए सदस्य शामिल हुए हैं। आपको बता दें पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत कई जिलों में पत्रकारों के हित की लड़ाई लड़ने वाला संगठन आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन यानी ईजा लगातार सन 2000 से कार्य कर रहा है। इसी क्रम में ईजा बुढ़नपुर तहसील इकाई भी संगठन को मजबूत बनाने में तथा पत्रकार हित के लिए मजबूती से कार्य कर रहा है, जिसकी लोकप्रियता को देखते हुए सोमवार को बुढ़नपुर इकाई के अहिरौला क्षेत्र से 2 पत्रकारों ने सदस्यता ग्रहण की। ईजा के बुढ़नपुर तहसील संरक्षक आशीष पांडे, अध्यक्ष आशीष कुमार निषाद तथा उपाध्यक्ष राजेश सिंह के नेतृत्व में आज 2 पत्रकारों को सदस्यता दिलाते हुए संगठन को मजबूती दी गई। वहीं तहसील संरक्षक आशीष पांडे ने बताया कि पूरे जनपद में बुढ़नपुर ईजा इकाई के कार्यकर्ता व सदस्य के कार्य कुशलता व अनुशासन को देखते हुए प्रतिदिन अन्य संगठनों के लोग आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन से जुड़ रहे हैं। अहिरौला में खोले गए मीडिया कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर तहसील के पदाधिकारियों की उपस्थिति में पत्रकार रुपेश तिवारी व दीपक सिंह दोनों लोगों ने अपनी स्वेच्छा से ईजा की सदस्यता ग्रहण की। संगठन ने इसके लिए उन्हें बधाई भी दी। इस मौके पर आशीष पांडे, तहसील संरक्षक आशीष निषाद, तहसील अध्यक्ष राजेश सिंह, तहसील उपाध्यक्ष देवानंद गिरी, विनोद राजभर, अजय कुमार यादव सहित पत्रकार उपस्थित रहे। आइए सुनाते हैं कि आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तहसील संरक्षक आशीष पांडे ने क्या कुछ कहा। पहले परिचय देते हुए ये बताइए कि आज बैठक में आप लोगों ने अपने संगठन में कुछ पदाधिकारियों को जोड़ा, कुछ सदस्यों को जोड़ा, इसके बारे में जानकारी। देखिए, पहले तो हम आपको बता देना चाहते हैं, मैं आशीष पांडे आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन बुढ़नपुर का तहसील सदस्यक हूँ। और जिस तरह से हमारा संगठन दिन प्रतिदिन मजबूत स्थिति में होता जा रहा है, बुढ़नपुर तहसील नहीं पूरे ज़िले में, अब कहना चाहते हैं कि जो भी और भी संगठन हैं उन संगठनों से
बेहतर कार्यकर्ता और सदस्य हमारे संगठन में जो अनुशासन से कार्य करते हैं, इसको देख करके दिन प्रतिदिन समाचार पत्रों के जो अलग संगठनों में लोग जुड़े हुए थे वो हमारे संगठन में जुड़ रहे हैं। आज एक मीडिया कार्यालय का उद्घाटन था रौला में, जहाँ पे हमारे संगठन के पदाधिकारी आशीष, निषाद और हम अध्यक्ष जो हमारे हैं और उपाध्यक्ष राजेश, कई लोग हम लोग पहुँचे थे उसमें। वहाँ पे 2 लोगों ने हमारे कि आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की सदस्यता ग्रहण की, जो CIB चैनल और उर्दू पेपर में लिखते हैं। एक है रुपेश तिवारी, दूसरे हैं दीपक सिंह। इन दोनों लोगों ने स्वेच्छा से हमारे आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की सदस्यता ग्रहण की है और हम इसके लिए बहुत सारी बधाई देना चाहते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सदस्यों को के साथ साथ जिला की टीम को कि इस तरह से अगर आप लोग अनुशासन में रह करके और सबके सम्मान और सबके हितों का ध्यान रखते रहेंगे तो हमारा संगठन पत्रकारों की और भी आगे लड़ाई लड़ेगा। पत्रकारों की धन्यवाद। आजमगढ़ नवरात्र व विजयदशमी को लेकर शहर में जगह जगह मूर्तियां पंडालों की स्थापना की गई है। पिछले दिनों भदोही और कानपुर में हुए हादसों से सबक लेते हुए पुलिस प्रशासन आजमगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई भी कोताही नहीं करना चाहती है और इसको लेकर लगातार मूर्ति कमेटी व रामलीला समिति को सचेत किया जा रहा है। इसी क्रम में नवमी के अवसर पर मंगलवार को दिन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल ने फोर्स के साथ आजमगढ़ शहर के तमाम इलाकों में पहुंचकर स्थापित मूर्ति पंडालों की जांच की और वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों को आगाह किया। वहीं सड़क में बढ़ने वाली भीड़ को लेकर भी ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू किया गया और जगह जगह पुलिस की तैनाती भी की गई। वाहनों की पार्किंग कहां होनी है, वाहन किधर से होकर जाएंगे, यह सब रूट निर्धारित किया गया। महिलाओं और बच्चों की भीड़ उमड़ती है, इसीलिए पैदल शहर की घनी आबादी में पैदल आने जाने के लिए निर्धारित किया गया। वाहनों को पार्किंग के लिए अलग अलग स्थान पर निर्धारित भी किया गया। क्या कुछ कहा है एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने, सुनी। मूर्ति पंडालों में चेक किया गया, ट्रैफिक में चेक किया, क्या रहा? त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए ट्रैफिक को व्यवस्थित किया गया, जो कि महिला और बच्चों को बाज़ार में जाने में दिक्कत ना आए। इसके अलावा जो हमारे पंडाल लगे हुए हैं, पंडाल में सुरक्षा व्यवस्था, आग से बचने के लिए उनको भी चेक किया गया। सभी जगह पानी की पर्याप्त व्यवस्था करी गई है, सैंड रखा गया है, बालू रखी गई है और साथ में फायर एक्सटिंग्विशर रखे गए हैं। ट्रैफिक में सर क्या ट्रैफिक में सारी व्यवस्थित किया गया है। आसपास जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, जो कि महिलाओं को और बच्चों को आवागमन में बाज़ार में किसी तरह की परेशानी ना आए। इसके अलावा आधा दर्जन पुलिस वालों के भी चालान काटे गए हैं जो ट्रैफिक का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। खबर आजमगढ़ के भीलमपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर भीलमपुर छपरा गांव के लोगों ने समस्या भरा पत्र तहसीलदार बूढ़नपुर को सौंपा है। आपको बता दें, बूढ़नपुर नगर पंचायत भीलमपुर छपरा के ग्रामीणों ने जल निकासी की समस्या को लेकर आज नायब तहसीलदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सभा में सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिसके गांव में जल निकासी की समस्या उत्पन्न हो रही है। ग्रामीणों की मांग है कि जिस तरह से सीसी रोड का निर्माण कराया जा रहा है, उसी तरह से जल निकासी की भी उत्तम व्यवस्था की जाए। उन्होंने उपजिलाधिकारी नवीन प्रसाद और नगर पंचायत ईओ का ध्यान आकृष्ट कराते हुए नाली निर्माण करने की बात कही, जिससे जल निकासी की समस्या का समाधान हो सके। इस संबंध में उपजिलाधिकारी नवीन प्रसाद ने बताया कि ग्रामीणों की मांग को देखते हुए नगर पंचायत द्वारा बजट बनाकर शीघ्र ही नाली का निर्माण करा दिया जाएगा, जिससे लोगों को जल निकासी की समस्या न हो। रमाशंकर सिंह, इस मौके पर रमाशंकर सिंह, शेर सिंह चंदन, आगम सिंह, संतोष सिंह, पृथ्वीराज, सुनील तारकेश्वर सिंह, श्री राम, मोहित, नंदलाल, घनश्याम, सुरेंद्र, विनोद, आलोक, अभय, इंद्र भान, प्रशांत सहित अनेक लोग मौजूद रहे। शंकर सिंह, नगर पंचायत बूढ़नपुर, वार्ड संख्या 10 के निवासी हैं और वार्ड संख्या 10 में एक व्यक्ति के द्वारा जो है, एक व्यक्ति को सुविधा देने के लिए 70-75 मीटर सीसी ऊंची की जा रही है, जिससे एक आदमी के दरवाजे का सारा पूरे गांव का, एक आदमी को सुख देने के लिए पूरे गांव के गरीब लोगों के दरवाजे पे पानी लगा रहेगा और उसी को नाली के रूप में परिवर्तित करने के लिए हमारे साथ ग्राम पंचायत के और हमारे वार्ड के सारे लोग जो है इकट्ठा हुए हैं और एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के माध्यम से जो है उस काम को रुकवा के और उसको सही दिशा में ले चलने के लिए सब लोग लगे हुए हैं
और उसमें नाली बनाई जाए, सीसी बनाई जाए, हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन पानी कहीं नहीं रुकना चाहिए। पानी निकासी की मांग कर रहे हैं और उस काम को जो इस समय हो रहा है उसका कोई औचित्य नहीं, वह केवल सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। पानी एक दरवाजे से हटा के दूसरे दरवाजे पे किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम आगम सिंह है, मैं भीलमपुर छपरा का रहने वाला हूँ। ये आज मैं यहाँ पे आया हूँ ये बूढ़नपुर तहसील पे एसडीएम साहब को विज्ञापन देने के लिए। तो एसडीएम साहब नहीं है, नायब तहसीलदार जी को विज्ञापन दिया गया है। ये ज्ञापन दिया गया है, ये हमारे ग्राम सभा भीलमपुर छपरा की समस्या है, जो कि मेन छपरा जो गांव है नगर पंचायत के अंतर्गत आता है। एक घर को सुविधा देने के लिए लगभग 100 घर का पानी ऐसे सबके दरवाजे पे बहता है। तो हम मांग करना चाहते हैं कि ईओ साहब, नगर पंचायत ईओ साहब, एसडीएम साहब उसको स्वयं जाके देखें और इस समस्या को ख़त्म करें। एक लोगों को सुविधा देने के चक्कर में ऐसा ना करें कि पूरे गांव का दुर्दशा हो जाए। लगभग वहाँ पे छोटे कास्ट के घरों में पानी लग गया है, जाके खुद देख सकते हैं। वहाँ से लोग किसी को परेशानी ना हो जी, जल निकासी की जैसे वहाँ से ये रोड बनवा रहे हैं तो उस रोड के साथ एक नाली का निर्माण कर दें, ये समस्या ही खत्म कर दें जड़ से। और बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको, ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा 2 क्षेत्र का है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस और अपहरणकर्ता बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। दरअसल आपको बता दें 2 तारीख को थाना इकोटेक प्रथम क्षेत्र में एक बच्चे का बदमाशों द्वारा अपहरण कर लिया गया था, जिसमें दिनांक 3 तारीख को पुलिस मुठभेड़ के उपरांत 2 बदमाशों को घायल अवस्था में चूहड़पुर अंडरपास के सर्विस रोड के पास से गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपको बता दें 2 बदमाश शिवम व विशाल पाल फरार थे। थाना इकोटेक प्रथम, दादरी व थाना बीटा 2 पुलिस टीम बनाकर लगातार जानकारी की जा रही थी। आपको बता दें जिसमें बीटा 2 पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त शिवम को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है, जिसको उपचार हेतु अस्पताल भी भेजा गया है, जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें अभियुक्त विशाल पाल मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा कॉम्बिंग की जा रही है। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक सब इंस्पेक्टर को भी पैर में गोली लगी है, जिससे वो घायल हो गया है। अभियुक्त के कब्जे से फिरौती रकम के 29 लाख रुपए तथा एक मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन, एक पिस्टल व कारतूस, सिम कार्ड आदि बरामद किए गए हैं। इस मामले में ही क्या कुछ कहा अभिषेक वर्मा, डीसीपी ग्रेटर नोएडा ने, सुनिए। को जो थाना इकोटेक क्षेत्र में एक अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था, उस अपहरण के मुकदमे में आज सवेरे दिनांक 3 तारीख को तड़के सवेरे एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 बदमाश गिरफ्तार हुए थे, जिसमें एक का नाम ऋषभ और एक का नाम विशाल था। और साथ में जब ये दोनों बदमाश गिरफ्तार हुए थे 2 बदमाश मौके से फरार हुए थे, जिनमें एक का नाम शिवम था, एक का नाम विशाल पाल था। पुलिस को ये सूचना लगातार मिल रही थी कि ये दोनों बदमाश आसपास के क्षेत्र में घूम रहे हैं और जिसके पास फिरौती की रकम भी है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई थी। थाना बीटा 2, इकोटेक और दादरी, जेवर, अन्य थानों की पुलिस फोर्स और साथ में जो हमारे स्वॉट टीम है उसके साथ मिलकर के घेराबंदी की गई थी, जिसमें ये बदमाश शिवम पाल बाइक से आते हुए पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया है। पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने के उपरांत पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करी है, जिसमें बदमाश शिवम को 2 गोली लगी थी, जिसमें उपचार हेतु उसको अस्पताल रवाना किया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसको उपचार के बाद मृत घोषित किया है। साथ में इसके पास से एक बाइक बरामद हुई है, एक पिस्टल बरामद हुई है, 29 लाख रुपए बरामद हुए हैं, मोबाइल फ़ोन और कुछ सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं। पुलिस जो एक दूसरा बदमाश फरार है उसके ऊपर भी काम कर रही है और जल्द उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। कितना था, बदमाश को परिणाम था? आपराधिक इतिहास की बात करें तो जनपद बदायूं से इसके ऊपर एक 376 पॉक्सो और 354 का मुकदमा दर्ज था। और क्योंकि अभी इसके ऊपर कोई हाल फिलहाल में इनाम हमारे जनपद से घोषित नहीं था, यदि किसी अन्य जनपद से घोषित किया गया होगा तो उसके बारे में पता लगा। घायल कौन कौन है सर? इसमें हमारे एक सब इंस्पेक्टर वरुण पवार, उनको पैर पे फायर इंजरी आई है, उनको भी अस्पताल रवाना किया गया जहां उनका उपचार हुआ। सर बात की जाए फिरौती की रकम के लेन देन कहाँ पे हुई थी, किस क्षेत्र में हुई थी? देखिए सवेरे इकोटेक क्षेत्र में फिरौती की रकम की लेन देन हुई थी और जहां पर फिरौती की रकम लेने के बाद हमारा सबसे पहला मोटिव था बच्चे को सकुशल बरामद करना
और उसी साथ एम्बुश हमने साथ ही साथ किया था, जिसमें 2 बदमाशों को हमने गिरफ्तार किया था और 2 फरार निकले थे। सर लेकिन पुलिस की लगातार इन पे कॉम्बिंग जारी थी, जिसके फलस्वरूप इनको आज अभी मुठभेड़ के बाद मुठभेड़ हुई थी। सर बच्चे को कब किडनैप किया गया था और पुलिस ने कितने घंटे के दौरान उसको बरामद कर लिया? देखिए, इसमें जो बच्चा था, घर वालों के अनुसार जो तहरीर में दिया है वो 12:30 बजे के बाद उनको दिखाई नहीं दिया था और ये सूचना थाने पर लगभग 3:30 बजे आई थी और पुलिस द्वारा विदिन 12 आवर्स इस बच्चे को सकुशल बरामद किया गया। साथ में जो पूरी फिरौती की रकम है उसको भी 100% रिकवर किया। सर कितनी पुलिस की टीम बनाई गई थी बच्चे को बरामद करने के लिए? इसमें 4 से 5 हमारी पुलिस की टीम लगी।